तो उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता के बीच पैठ बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की मैराथन यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। शुक्रवार को सत्ता पर काबिज बीजेपी ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के चुनावी गृह क्षेत्र श्रीनगर से जन आशीर्वाद रैली का आगाज किया और सत्ता में दोबारा वापसी के लिए सहयोग मांगा। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के चुनावी क्षेत्र खटीमा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर राज्य में सत्ता परिवर्तन का बिगुल फूंका। वहीं हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली का डंका पीटकर आम आदमी पार्टी भी सूबे में जनता के बीच जा रही है। आपको बता दें कि राज्य गठन की शुरुआत से ही बीजेपी और कांग्रेस एक के बाद एक सत्ता की कुर्सी पर काबिज होती आई हैं। बीजेपी जहां इस बार राज्य में पारी बदलने के बाद सत्ता परिवर्तन के मिथक को तोड़ना चाहती है, बीजेपी ने इसके लिए उसने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को आगे रखा है। राज्य में 4 धाम, रेल, ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे और सड़कों का जाल, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें पीएम मोदी के साथ जोड़कर पार्टी नेता जनता के बीच आशीर्वाद स्वरूप सत्ता में फिर से डबल इंजन की सरकार मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी को लेकर जोर लगा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन का मिथक तोड़ पाएगी? क्या कांग्रेस की परिवर्तन की गुहार को जनता स्वीकार करेगी या फिर फ्री योजनाओं के सहारे दिल्ली में कांग्रेस का 15 साल पुराना किला ढहाकर आई आम आदमी पार्टी को राज्य में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो हासिल होगी? इन्हीं सवालों के साथ खबरनामा में करेंगे आज की डिबेट। तो चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद ही खास 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। प्रवक्ता बीजेपी सुरेश जोशी जी और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। बहुत स्वागत है सुजाता पॉल और जोशी जी आप दोनों का एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं सुरेश जोशी जी, ये जो 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन का मिथक है, क्या बीजेपी इस बार तोड़ पाएगी? और अगर तोड़ पाएगी तो किन मुद्दों के सहारे आप जा रहे हैं? देखिए पवन जी, हम लोग ने देश के अंदर बहुत ऐसे राज्य हैं जिनमें ये सारे मिथक तोड़े हैं और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें बनाई। अब देखिए, जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, उत्तराखंड के अंदर जब हम 2017 में सत्ता में आए थे तो कई ऐसे विषय थे जिन विषयों को लेकर के हम जनता के बीच में गए थे। आपने जिक्र किया रेल लाइन का, आपने जिक्र किया सड़कों का, आपने जिक्र किया पानी की व्यवस्था का, और उसी तरह से भारत सरकार की योजनाएं, चाहे वो आयुष्मान स्वास्थ्य योजना हो, चाहे कोरोना जैसे काल में हर परिवार को जो है कि सुगमता से राशन दिलाने का विषय हो, और उसके साथ साथ जो है कि टूरिज्म के लिए भी अगर कोरोना काल नहीं होता तो मुझे लगता है कि टूरिज्म की दृष्टि से आज उत्तराखंड देश के अंदर के प्रथम राज्यों में उत्तराखंड आज होता। तो ये तमाम इस तरह के विषय थे जिन विषयों को हम लोगों ने इन 5 वर्षों में किया है। और जो आंतरिक हम लोगों के अपने सर्वेज हैं, जो फीडबैक्स आ रहे हैं, और कुछ जो देश के प्रमुख जो है कि चैनल हैं जिनकी एक प्रामाणिकता है, वो भी जिस तरह से जो है कि फीडबैक्स दे रहे हैं, और उससे लग रहा है कि भाई जनादेश जो है पुनः भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से उत्तराखंड में बनाने को जा रही है। और जो प्रदेश के इश्यूज थे, सेंट्रल और स्टेट के दोनों ने मिलकर के इन 5 वर्षों में हमने काफी इश्यूज को जो है कि पूरा किया है। और अभी भी उत्तराखंड के अंदर कई ऐसे विषय हैं जिन विषयों को लेकर के हम लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो संगठन है बूथ स्तर तक का संगठन है, और मोदी जी का एक विशाल नेतृत्व देश के अंदर है, और इन सब तमाम विषयों को लेकर के हम लोग जब चुनाव में जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है कि जो आपने कहा कि मिथक, तो वो मिथक टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड के अंदर दोबारा एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और हम अपनी सरकार की, चाहे राज्य सरकार की हैं चाहे केंद्र सरकार की हैं, जो भी योजनाएं हमने 5 वर्षों के अंदर क्रियान्वित की हैं, उन सभी योजनाओं को लेकर के जन जन तक जाने का
भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रयास कर रहा है। जैसे आपने कहा कि कल हमने उसकी श्रीनगर से शुरुआत की है, कल फिर एक दिन बाद 6 तारीख को हम उसी कार्यक्रम को अल्मोड़ा में करेंगे। फिर प्रत्येक जिले तक उस कार्यक्रम को ले जाने का हमारा प्रयास रहेगा। और ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर अभी हम बूथ स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन नित्य प्रतिदिन काम कर रहा है। और इस प्रदेश की जनता समझती है कि भाई आखिर किस पार्टी की सरकार बनने से प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी रह सकती है और साथ ही साथ जो है कि यहाँ की समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन विषयों को लेकर के लोग समझ भी रहे हैं और लोगों के मन में है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इस प्रदेश के अंदर रिपीट होनी चाहिए। और यह सरकार जब रिपीट होगी तो निश्चित तौर पर जो है कि प्रदेश का भला इसी में है। क्योंकि मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जो जनता है वो राष्ट्रीय भावनाओं से, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। और साथ ही साथ जिस तरह से अभी विषय हो रहा है और पूरे देश के अंदर जो है कि एक राष्ट्रीयता चरम पर है, तो जो अन्य दल हैं जो आप चुनाव में जाएंगे, जैसे आपने पहले कहा कि कोई बिजली की बात कर रहा है, कोई पानी की बात कर रहा है, कोई अन्य बात कर रहा है, लेकिन विषय सबसे बड़ा ये है कि आखिर इस देश के नागरिकों को एक उस पर पिरो करके कौन पार्टी उसको आगे चला सकती है और लोगों की जन भावनाओं को कौन सी पार्टी समझ सकती है। और इस देश के अंदर जो एक बहुसंख्यक हैं जिनके साथ लगातार इतने वर्षों से एक अन्याय हो रहा है, एक अत्याचार हो रहा है, आज जो सरकार प्रदेश के अंदर काबिज है, देश के अंदर काबिज है, यानी उनकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई गई थी, जो उनकी भावनाएं आहत की गई थी, तो उन सभी विषयों को लेकर के लोगों के मन में ये प्रश्न भी जो है कि बार बार आता है कि भाई आखिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर या देश के अंदर बनती है, तभी जो है कि जो इस तरह के ताकतें हैं, जो इस तरह के तत्व हैं, वो न उभरने का प्रयास करते हैं, ना मुझे लगता है कि जनता को कहीं इस तरह की कोई दिक्कतें आती हैं। तो मैंने जैसे कहा ना कि भाई हमारा तो नारा ही है नेशन फर्स्ट, यानी राष्ट्रीयता को लेकर के जब हम चुनाव में जाते हैं तो जो आज की युवा पीढ़ी है वो इस बात को समझती है। वो पिछला इतिहास भी देख रही है 70 वर्षों का कि भाई इस देश को किस तरह से बांटने का प्रयास हुआ, किस तरह से एक तरह से जातियों से लेकर के। राउंड में आपको बिना टोका टाकी के एकदम मैंने आपको 5 मिनट दिए। सुजाता पॉल जी, अब आपके पास आते हैं। ये फर्स्ट राउंड जो है अपनी बात रखने का है, उसके बाद हम डिबेट ओपन करेंगे। आप बताइए कि परिवर्तन यात्रा आप निकाल रहे हैं, क्या सिर्फ इसी मिथक के सहारे? आप अभी मुस्कुरा भी रही थी, क्या आपकी मुस्कुराहट का राज यही है या ओवर कॉन्फिडेंस आपका अगर कहा जाए तो यही है, या इसके लिए और भी आपके पास योजनाएं हैं जिससे आप जनता को जो है परिवर्तन के लिए बना सकें? देखिए, इस राज्य में प्रचंड बहुमत की सरकार, 57 विधायकों वाली, 3 मुख्यमंत्री वाली, ये वाली 4.5 साल भी नहीं पूरे हुए ऐसी सरकार, और इसके अलावा इन लोगों ने दिए हैं हमें 11 साल में 8 मुख्यमंत्री। ऐसी है ये सरकार। बराबरी का सत्ता हमने संभाली है, हमने दिए हैं 3 मुख्यमंत्री, इनके हैं 8। पूछिए जरा कैसे हुए। और जनता का जो प्यार इनको मिला है वो बताता है कि इन्होंने लोगों को केवल भ्रमित किया और अपने जो वादे थे वो पूरे नहीं किए। ये बहुत सारी बातें करते हैं, इन्हें पता ही क्या है कि इन्हें चुना किस लिए जाता है। हमारे देश में हमारे सैनिक है, वीर योद्धा है, जो देश की रक्षा और सुरक्षा करते हैं और हम सब उनके साथ हैं। तो ये सारी जो भ्रामक बातें हैं ये हमें ना सिखाएं। ये मोदी जी के साथ जब वार्तालाप करें तो केवल वहां तक सीमित रखें। उत्तराखंड की जनता को जो चाहिए वो है रोजगार, उत्तराखंड की जनता को जो चाहिए वो है स्वास्थ्य व्यवस्था, उत्तराखंड की जो जनता है वो जानती है कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना चाहिए, और इस सरकार ने केवल त्राही मचा रखी है। टूरिज्म की ये बात करते हैं, टूरिज्म को ये जानते नहीं है। ये पर्यटन को देखिए किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आज कोरोना काल की अगर हम बात करें तो 4 धाम को ये शुरू नहीं कर सके, 4 धाम यात्रा को, सीमित 4 धाम यात्रा। ये विफल सरकार है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इनकी विफल है। अगर आप 4 धाम रूट की बात करें
तो इन्होंने इतनी नाकारा उत्तराखंड की सरकार है कि अपनी केंद्र की सरकार को ये नहीं बता पाए कि पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर इस रूट को बनाना चाहिए। ये रोड तो हमारी सरकार ने शुरुआत करी थी, इन्होंने इसका लेंथ बढ़ा दिया और उसके बाद जिस तरह से विस्फोटक का इस्तेमाल किया, आज हर तरफ पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं और इतनी बुरी तरह से इन्होंने सड़कें बनाई हैं कि कहीं पर भी कार्य ठीक नहीं है। 300 के करीब जगहों पर भूस्खलन होने के कारण सड़कें जो है वो बंद करी गई। किसने करी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और ये बात करते हैं मोदी जी की और भगत सिंह, क्या नाम है, भगत जी, बंशीधर भगत, जिनका तो मुंह खुलता है तो महिलाओं के बारे में अनाप शनाप की बातें करते हैं, मुंह खुलता है तो जनता का अपमान करते हैं, कहते हैं हम 10 मुख्यमंत्री देंगे। इतनी एरोगेंस, इतना घमंड उनके अंदर है। और उन्होंने क्या कहा? मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला। ये कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे हम वोट मांगने जाएंगे। आपको मुबारक हो। अगर आप देखें, एक ऐसे व्यक्ति जो केवल विज्ञप्ति बना बना के प्रेस को भेजते हैं, उस सी वोटर सर्वे में उनका भी नाम आ गया। इसका मतलब एजेंडा, प्रोपेगेंडा, नैरेटिव सेट करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी असली ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है, क्योंकि पंडा पुरोहित जो इनका मेन वोटर है वो इनके विरुद्ध सड़कों पे खड़ा। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ या बद्रीनाथ, हर जगह पे इनके विरुद्ध आवाजें उठ रही हैं। काला कानून उत्तराखंड में लेके आए हैं, मंदिरों का अधिग्रहण ये करना चाहते हैं और बार बार कहते हैं हम उप समिति बना देते हैं, हम हाई पावर कमेटी बना देते हैं। तो इनको तो 4 धामों में घुसने नहीं दिया जाएगा। कह दिया गया है कि अगर कोई भाजपा का नेता आता है तो हम उसे घुसने नहीं देंगे। राष्ट्रीयता, ये हमें, मुझे बोलने दीजिए, इन्होंने काफी समय लगाया, उतना समय नहीं लगाऊंगी। राष्ट्रीयता की ये बात कर रहे हैं। राष्ट्रीयता होती है किसी भी पार्टी के लिए, अगर वो सत्ता में आए तो लोगों को व्यवस्था दे, सत्ता में आए तो लोगों के मुंह से निवाला छोड़ सरकार ना बने, जैसे ये सरकार बनी है। इन्होंने ई टेंडरिंग करी थी उस प्रोग्राम के लिए जिसके लिए लिखा हुआ है इनके नॉर्म्स में, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र के वेबसाइट पर डाला हुआ है कि ये सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करेंगे, और इन्होंने एक कंपनी को दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए, रोक लगाया, और जब रोक लगा तब ये कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम पीछे हटेंगे। मतलब चोरी छुपे डकैती डालेंगे, ये चौकीदार बन के आए हैं, ये चोर है और जनता इनको पहचान गई है। तभी तो आज आशीर्वाद मांगते घूम रहे हैं, क्योंकि आशीर्वाद इनको नहीं मिलने वाला और प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार आई है, अब की बार जाएगी तो दोबारा से कभी नहीं आएगी। अभी आपने देखा, आखिरी बात कहकर समाप्त कर रही हूँ, कि किस प्रकार से एक पुलिस अधिकारी को रुड़की से इसलिए हटाया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां पर जो है उनका राज चले। उनके एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया, लॉकअप में डाल दिया गया, क्योंकि एक मुकदमा दर्ज हुआ और इन्होंने दबाव में आकर उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया। और आज जो हमने देखा, उमेश शर्मा का, इनके नेताओं को, इनके मंत्री धन सिंह रावत जी जो मेरे भी मंत्री हैं, उनके सामने किस प्रकार से जनता के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने लड़ रहे हैं एक दूसरे से। बस गनीमत समझिए कि बाल नहीं नोचे, गर्दन नहीं दबाई, इतनी इनके अंदर फूट है, ये कहीं नहीं आने वाले हैं। ठीक है, डिबेट ओपन करते हैं और हम एक दूसरे से क्वेश्चन कर पाएंगे। सुरेश जोशी जी, जो अभी लास्ट में इन्होंने कहा, मैं भी उस सवाल पर आना चाहता था। आप इनके ऊपर जिस तरीके से गुटबाजी के आरोप लगाते हैं, आज तो बिल्कुल एकदम से साफ हो गया। आपके रायपुर से बीजेपी विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ, वो बताया जा रहा है जिला पंचायत सदस्य था, 15 से 20 सालों से आपकी पार्टी में कार्यरत है, और वो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री आपके धन सिंह रावत, उनके सामने उनका बिहेवियर आप बताएंगे तो मैं वो वीडियो भेज दूंगा। वो डांटते हुए नजर आ रहे हैं पब्लिकली सबके सामने, और साफ ये कह रहे हैं कि अगर ये कार्यकर्ता रहेगा तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा कार्यक्रम। तो आप में तो गुटबाजी बहुत ज्यादा है, जनता कैसे आशीर्वाद देगी? पवन जी देखो,
पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, आपने कार्यक्रम देखा, बहन हमारी डिबेट कर रही, कितनी बौखलाहट है। देखो, मैंने तो जब 5 मिनट में बोला तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो सरकार कर रही है और सरकार जो करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जो करती है, वो कहती है, वो बतलाया। लेकिन इतनी बड़ी बौखलाहट जी, माफी के और साथ इतना आपको बड़ा यहाँ पर रोकना गुस्सा। पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबरनामा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में आशीर्वाद यात्रा और बनाम परिवर्तन यात्रा के बीच जंग चल रही है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, वहीं कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालकर जनता से परिवर्तन की गुहार लगा रही है। तो इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही खास दो मेहमान, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुजाता पॉल और बीजेपी से सुरेश जोशी जी जुड़े हुए हैं। सुरेश जोशी जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपका जवाब अधूरा रह गया था, आप अपना प्लीज जवाब पूरा करें। देखिए पवन जी, पहले तो आपने बहुत बड़ी एक खुशखबरी हमको सुनाई कि प्रमोद और मनोज ने दोनों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। इसलिए मैं पूरे देश की ओर से आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं जी। देखिए, मैं ये कह रहा था कि हम लोग एक बहस में बैठे हैं। अब उस बहस से भी कुछ अंदाज जो है कि टीवी चैनल के एंकर या जो अभी देख रहे होंगे, हमको लाखों लोग देख रहे होंगे आपके राष्ट्रीय चैनल को, उससे ये पता चल रहा है कि भाई कांग्रेस कितनी घबराई हुई है, कितनी बौखलाई हुई है, कितना उनके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस की कमी है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि सुरेश जोशी शायद चैनल पे नहीं होता, उनके आसपास होता तो मुझे थप्पड़ भी पड़ जाती अभी तक, ऐसा वातावरण है। क्योंकि डर, भय, घबराहट इतनी बड़ी है। अब ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं आपने सेना का क्या सम्मान किया। मैं पूछना चाहता हूं, 1998 से पहले जब हमारा एक सैनिक भाई शहीद होता था तो एक काला कंबल और काला बक्सा लेकर के इनकी सरकार की पॉलिसी थी और एक 5 पैसे का जो है कि पोस्ट कार्ड भेज दिया जाता था, आपका बेटा शहीद हो गया है। लेकिन इस देश के अंदर जब अटल जी की सरकार आई, जॉर्ज फर्नांडिस उसके रक्षा मंत्री थे, तो सैनिकों का सम्मान करने के लिए आज जो सैनिकों का सम्मान हो रहा है, उनको वन रैंक वन पेंशन का जो हमने विषय करके उसको पूरा किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी ये दर्शाती है कि हम सैनिकों का कितना सम्मान कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बारी पे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसे दर्शकों को भी समझ में नहीं आता है। इजाजत मैं नहीं दूंगा। जब सुजाता जी और सुरेश जोशी जी, जब हम दो लोग एक साथ बोलते हैं तो जनता भी कुछ नहीं समझ पाती। ये चीखम चिल्ली की बहस थोड़ी अच्छी नहीं लगती। अपनी अपनी बारी पर बात करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। देखो, डिबेट को खराब मत करिए। ठीक है, सुरेश जोशी खराब नहीं करते और हम खराब करना भी नहीं चाहते। ठीक है सुरेश जोशी, आपकी बात को मैंने शालीनता से सुना। आप जितने मर्जी आरोप लगाओ, प्रत्यारोप लगाओ, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सुनिए। ठीक है, क्योंकि भाई जब दो लोगों के बीच में डिबेट हो रही है तो आप क्यों उसमें बीच में इंटरफेयर कर रही है भाई? ठीक है सुरेश जोशी जी। तो मैं देखिए पवन जी, दूसरी बात, अरे इनकी आवाज बंद करो भैया, ऐसे नहीं होती। मैं नहीं कर सकता, प्लीज ऐसे दो लोग एक साथ बोले। सुजाता जी, ऐसे दो लोग एक साथ बोलते हैं तो पब्लिक भी कुछ नहीं समझ पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक दूसरे की गरीब नहीं। अरे सुनिए, अरे आप मेरी हेडमास्टर हैं क्या? ठीक है सुरेश जोशी जी, व्यक्तिगत छींटाकशी नहीं। मैं दोनों प्रवक्ताओं से कहूंगा, व्यक्तिगत छींटाकशी नहीं। जिस विषय के लिए आए हैं, जो सार्थक एक घंटे का समय दे रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। अपनी अपनी बारे में बोलिए। पवन जी देखो, पहली बात मैं आपको बताऊं, आप कभी भी मेरी बहस करवाते हैं तो मैं अपनी बारी में बोलता हूं, मैं दूसरे की बारी में नहीं बोलता। ठीक है, अगर कोई भी डिस्टर्ब करता है तो फिर मैं ऐसी बहस में नहीं कर पाता, ये मेरा वो नहीं है। नहीं, कोई नहीं, बहस से कुछ निकलता भी नहीं है। आराम से अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। ठीक है सुरेश जोशी जी, वक्त जाया ना करके पॉइंट पे आते हैं। ऐसा है भाई, जो विषय होंगे उन विषयों का उत्तर दिया जाएगा। ठीक है सुजाता जी, आता हूं, पूरा मौका मिलेगा, पूरा टाइम दूंगा, प्रॉमिस। देखिए, मैंने कहा कि आर्मी में वन पेंशन वन रैंक का जब विषय था, आज पूरे देश के अंदर सारे सैनिकों का सम्मान किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब ये आज कहते हैं कि साहब पर्यटन 4 धाम का बंद है, ये कहते हैं कि साहब आपने रोड खराब बना दी है, ये कहते हैं कि साहब आपने सरकार खराब चलाई है। सर यही नहीं कहते, वहां की जनता भी तो कहती है। आप पार्टी को छोड़ दीजिए, आप पार्टी को छोड़ दीजिए किसी, और आप मीडिया के सवाल भी छोड़ दीजिए।
कम से कम जिस जनता से जिससे आप जनाशीर्वाद मांगने जा रहे हैं उसकी भी तो सुनिए। वो भी तो कह रही है, जो चार धाम की यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं। आपने पर्यटन मसूरी में शुरू किया कुछ पाबंदियों के साथ, ऐसा आप एक कुछ कानून बनाकर चार धाम यात्रा भी शुरू करा सकते थे। पवन जी देखिए, जहां तक देवस्थानम बोर्ड का प्रश्न है, निश्चित तौर पर देवस्थानम बोर्ड के लिए हमने एक कमेटी बनाई है आदरणीय ध्यानी जी के नेतृत्व में, और आपको विद इन 10 डेज हम जब लोग बात करेंगे तो चार धाम का हम लोग कोई जो हमारा ट्रस्ट का विषय है उस विषय का हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। जहां तक यात्रा वाला विषय है, यात्रा वाले विषय में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उस पर रोक लगाई गई है। उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हम चार धाम यात्रा के बारे में भी किस प्रारूप पे हम चार धाम यात्रा को प्रारंभ करेंगे, वो प्रारूप भी हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं और चार धाम की यात्रा को भी शुरू कराएंगे। ठीक है, मैंने आपसे, आपका विषय बिल्कुल सही है कि भाई जनता की आवाज सुनने का काम सरकार का है और उसको सॉल्व कराने का काम सरकार का है। और जहां तक जो सबसे बड़ा विषय है वो विषय ये है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में बैठने का जो अधिकार है वो जनता देती है, तो 4 महीने बाद जनता देने वाली है अधिकार। तो इसलिए ऐसा है कि भाई अगर कांग्रेस को 4 महीने बाद जनता अधिकार दे देगी तो निश्चित तौर पर वो सत्ता में बैठेगी। लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां दिख रही है, अब इन्होंने कहा कि एक चैनल को मैनेज करके दिखा दिया, वही चैनल आज से 2 महीना पहले जब हरीश रावत जी को सबसे लोकप्रिय दिखाकर इनकी पार्टी की सरकार दिखा रहा था, तो सारे कांग्रेस का सोशल मीडिया उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं है। सुजाता पाल जी, आपके पास आता हूं। आपने इनके जो काऊ जी हैं, इनके विधायक, उनके बारे में बात की, लेकिन आपकी पार्टी में भी तो जब रीशफल हुआ था, आपने अपने स्ट्रक्चर को बदला, आपने 4 वहां पर अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। उस समय हरीश धामी जी, नाम जानती होंगे आप, धारचूला से विधायक हैं, उन्होंने तो कहा था कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा। ये तो आपके अंदर भी है। और प्रीतम सिंह का गुट, हरीश रावत जी का गुट, ये गुटबाजी भी तो साफ झलक रही है। देखिए, सबसे पहले मैं इनकी बात का जवाब देती हूँ, फिर आपकी बात का जवाब दूंगी। ठीक है। ये कह रहे हैं कि सेना का कभी सम्मान नहीं हुआ, इन्हें शर्म नहीं आई ये बात बोलते हुए। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है भाई साहब, कि ये कहते हैं कि सेना का पहले सम्मान नहीं हुआ। अरे ये बताइए कि सेना का सम्मान क्या होता है, आपको पता भी है? आप गलवान घाटी में हमारे सैनिकों के साथ जो होता है उस पर राजनीति करते हैं। पुलवामा में जो घटना होती है, उन सैनिकों के नाम पे प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। शर्म नहीं आती? आप तिरंगे को फहराते नहीं अपने हेडक्वार्टर में 52 साल तक। ये होता है सम्मान? ये ना बताए सम्मान क्या होता है। और हमारा देश सुरक्षित इतने साल ऐसा ही नहीं रहा। इंदिरा गांधी कौन थी आप जानते नहीं क्या? लौ महिला ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आपके अंदर तो हिम्मत नहीं है कि चाइना शब्द हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से निकल जाए, तालिबान शब्द निकल जाए मुंह से, मगर चोरी छिपे तालिबान से मुलाकात कर रहे हैं। बौखलाए हुए तो ये है, क्योंकि जी, इन राष्ट्रीय मुद्दों पे, तालिबान के मुद्दे पे और इन सब मुद्दों पे क्या उत्तराखंड का चुनाव जीता जाएगा? मैं यही आपको कह रही हूँ। लेकिन क्या ये है मुद्दे तो हैं। ध्यानी जी को जिस हाई पावर कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, बेशर्मी से वो कहते हैं, अध्यक्ष का जीवन नहीं आया था उस समय, और वो कहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होगा। उसके बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है। मतलब जो जनता के जितने विरुद्ध होगा उसको ये उतना ऊपर उठाएंगे। तो जनता के लिए जो मुद्दे हैं वो है बेरोजगारी। 1.5% थी बेरोजगारी जब हम सरकार से गए थे, आज 11% है। कैसे हो गई? और ये कोई कोरोना काल की वजह से नहीं हुआ, ये उसके पहले आंकड़े CMI की है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप बात करते हैं यात्रा की, तो यात्रा की शुरुआत इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप तो कुंभ में घोटाला करने में व्यस्त थे। आपको तो ये नहीं पता कि आप जिस कार्यक्रम के लिए ई-टेंडरिंग कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए, उसमें ई-टेंडरिंग हो ही नहीं सकती थी। ये सरकार तो केवल और केवल हाईकोर्ट के आदेशों से चलती रही है। भ्रष्ट मुख्यमंत्री, और ये बात कर रहे हैं अपने कार्यों की। अरे अगर कार्य किए होते तो आप मुझे बताइए पंकज जी कि 1 मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री, 7 अभी बाकी है। गणेश जोशी जी बता चुके हैं कि ये पूर्व मुख्यमंत्री होने वाले हैं, धामी जी।
इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी केवल जी आता हूं। लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश में अब दोबारा लगेगी, मगर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जब पेट में भूख होती है और खाना नहीं होता है तो सवाल उठाती है जनता। जब उनके मुंह से आप निवाला छीनते कुपोषित बच्चों के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था, उस पर आपकी नजर पड़ी, मंदिर के पैसों पर आपकी नजर पड़ी, मगर उन बड़े बड़े आश्रमों पे नहीं, क्योंकि वहां से आपको चंदा मिलता है। तो ये भ्रष्ट सरकार है। ठीक है, जवाब लेते हैं। सुजाता पॉल जी, अच्छा लगता है कांग्रेस पार्टी के किसी नुमाइंदे के मुंह से मंदिर और कुंभ, सनातन जैसे मूल्यों की बात होती है तो थोड़ा सुन के देश की जनता को भी अच्छा लगता होगा। आपके पास वापस आएंगे सुजाता जी, लेकिन उससे पहले सुरेश जोशी जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। देवस्थानम बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, उपनल कर्मचारियों के साथ जो कुछ हो रहा है, वहां की व्यवस्था, उनके दिल का दर्द देख सकते होंगे। त्योहारों पर भी वो लोग धरने पर बैठे होते हैं। देखिए पवन जी, पहली बात तो मैं बताऊं, मुझे हंसी इस बात की आ रही है, ये हम पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। जिस पार्टी के वरिष्ठ नेता पर भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की जांच चल रही हो, वो पार्टी की प्रवक्ता कहती है कि साहब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है। अब आप देखिए ना कि भाई, अच्छा दूसरा, जिस पार्टी के समय के घोटाले में जब एनएच घोटाला हुआ, 50 लाख रुपया इनके अकाउंट में एनएच घोटाले का डाला गया, जो जांच के दायरे में एसआईटी जांच कर रही है। अब ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा साहब हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू वो, लेकिन इनके नेता, उनको ये भी पता नहीं कि जनेऊ कैसे धारण किया जाता है और हमारी सनातन धर्म में संकल्प का क्या महत्व होता है। हमारे हिंदू संस्कृति की हम बात करते हैं तो वेदों के आधार पर हम किन चीजों को स्थापित करते हैं, तो ये कुछ नहीं। अच्छा, स्थितियां यहां तक पहुंच गई हैं कि ये धर्म की बात कर रहे हैं। इनके जो प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं, 2 दिन पहले उन्होंने एक धर्म को अपमानित कर दिया। कल वो झाड़ू लगा रहे थे गुरुद्वारे में जाकर के, कह रहे थे साहब मैं अपराधी हूं, मुझे माफ कर दीजिए। भाई इस तरह के लोग, क्योंकि ये भी उन्होंने जो जिस धर्म पे आरोप लगाया, वो भी इसलिए उन्होंने उस बात को बोला कि मुझे दूसरे लोगों की वोट पड़ जाए, यानी वोट की राजनीति से इस तरह के बयान ये लोग दे रहे हैं। ये धर्म की बात कर रहे हैं, ये जो है कि सरकारों की बात कर रहे हैं। इसलिए पवन जी, मैं देखो आपको बहुत ईमानदारी से बतलाना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पर देखो लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी है। चाहे देखो आज अगर आपने उपनल का विषय छोड़ा, आपने और विषय छोड़े, देखो आशा वर्कर्स का हमने वेतन बढ़ा दिया, हमने ग्राम प्रधानों का वेतन अभी बढ़वाया, उनका मानदेय जो उनको देना है वो हमने उस पर वृद्धि की है। हमने जो है कि जो हमारे गेस्ट टीचर्स थे उनके मानदेय में वृद्धि की है। अभी लगभग जो है कि 10,000 लोगों को विद इन 2 मंथ जो है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला है। उस पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई कांग्रेस तो बिल्कुल परेशान है। कांग्रेस की स्थिति आज ऐसी हो गई है कि वो कहते हैं ना कि ना थूकने जैसा है ना निगलने जैसा है, एक वो है। तो आज कांग्रेस जो है ऐसे जगह पे खड़ी है। अभी हमसे कह रहे हैं कि साहब आप तो ग्रुपबाजी कर रहे हो, आप तो गुटबाजी कर रहे हो। इनको पौड़ी का वो प्रकरण याद नहीं आ रहा कि आज से 1 महीना पहले जब पौड़ी के एक मंच में कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ रहे थे और वीडियो वायरल हुआ था, वो दिख नहीं रहा है क्या? प्रीतम सिंह जी क्या बोल रहे हैं वो दिख नहीं रहा है क्या? हरीश रावत जी क्या बोल रहे हैं वो दिख नहीं रहा है क्या? ये हमसे कह रहे गुटबाजी की बात। पहले भैया अपना घर संभाल लो। जिसके घर पे शीशे के दरवाजे और खिड़कियां होती हैं, वो दूसरे के घरों पे पत्थर मारा नहीं करते हैं। आपको क्या सर इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव होगा? उपनल का मैंने आपको बताया, आपने तमाम चीजें आने गिना दी। देखिए चुनाव को लेकर वहां पर बात चल रही है। होगा सुनिए चुनाव के मुद्दे को लेकर बात चल रही है। पवन जी मैं चुनाव के मुद्दे बता देता हूँ, आपने प्रश्न किया है जी। सुनिए मैं आपको चुनाव के मुद्दे बता देता हूं। चुनाव के मुद्दे जो प्रदेश के अंदर हमने रोजगार सृजित किया है वो मुद्दे होंगे। हम कांग्रेस के ने अगर रोजगार का या बेरोजगारी का मुद्दा उठाया उससे भागने वाले नहीं है। हम उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हम महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हम जो है कि रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हम शिक्षा पे लड़ेंगे, हम स्वास्थ्य पे लड़ेंगे, हम जो है रोड पे लड़ेंगे, हम बिजली पर लड़ेंगे, पानी पर लड़ेंगे। जो सरकार की काल में मूलभूत समस्या होती है सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को पराजित करके दिखाएंगे। जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी पवन जी, हाँ मुझे लग रहा है कुछ ऑडियो डिले है, अब देर से आवाज पहुंच रही है। अच्छा जोशी जी, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। स्वास्थ्य में उत्तराखंड के राज्य का क्या हाल हुआ आपने देखा?
वहां पर लगातार आपकी राज्य सरकार ने, आप बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है और इसलिए हमको वोट दो, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो आपकी पार्टी की है, इसलिए ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे प्रदेश की जनता को। लेकिन जब एयर एम्बुलेंस की बात आपकी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को उठाई तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया। आप बताइए, जैसी दुश्वार वहां की स्थितियां हैं भौगोलिक दृष्टि से, उत्तराखंड की स्थिति थोड़ी वैसे भी बहुत ज्यादा वहां चुनौतियां हैं, कुदरती बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। ऐसे में जब एयर एम्बुलेंस की मांग उठाई गई थी, क्या नहीं लगता केंद्र सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए एक दो एयर एम्बुलेंस दे देनी चाहिए थी? देखिए, आपने एयर एम्बुलेंस की बात की, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि केंद्र ने बड़ा दिल दिखा करके 30,000 करोड़ रुपए रेल के लिए दे दिया? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि केंद्र ने बड़ा दिल दिखा करके 12,000 करोड़ ऑल वेदर रोड के लिए दे दिया? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि केंद्र ने बड़ा दिल दिखा करके एनएच को 32,000 करोड़ रुपए दे दिए? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए केंद्र ने 7,000 करोड़ रुपए दे दिए? आप जितनी चीजें, सुनिए बात को, जितनी चीजें केंद्र ने दी हैं, क्या वो दिख नहीं रही हैं? भाई, स्टेट की जनता ये समझती है कि माननीय मोदी जी उत्तराखंड के प्रति कितने उनका लगाव है, कितना वो उत्तराखंड को चाहते हैं, ये सब जानते हैं। देखो, ये तो अभी चुनाव होने दीजिए ना। देखो, ये कोई बहुत बड़ा लंबा समय नहीं है, 4 महीने हैं। 4 महीने बाद आप और हम पवन जी दोबारा जब बहस करेंगे तो उस बहस में दिखेगा कि भाई आखिर भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्तराखंड की जनता का कितना मोह है, ये उस चुनाव में दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वापस लौटते हैं आपका। सुजाता पॉल जी, जो मैंने इनसे सवाल किया, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है सन 2000 से आप लोग एक एक करके आए हैं, 5 साल वो, 5 साल आप, 5 साल वो, 5 साल आप, तो जितनी ये जो स्वास्थ्य को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोना काल में एकदम से कोलैप्स कर गया, वेंटिलेटर की जरूरत थी जनता को, लेकिन स्वास्थ्य का सिस्टम खुद ही वेंटिलेटर पर चला गया। ये स्थितियां उत्तराखंड में रहीं। और जिस समय ये बात की गई थी कि अपनी अपनी वैक्सीन राज्य लगवाएंगे, तो जब उत्तराखंड ने टेंडर जारी किया था, ग्लोबल टेंडर, उसमें किसी भी बाहर की कंपनी ने उसमें इंटरेस्ट तक नहीं दिखाया। आप सोच सकते हैं उत्तराखंड की क्या छवि रही होगी। और इस छवि को गढ़ने में एक पार्टी का नहीं, आपका भी बराबर का। नहीं पवन जी, ये गलत कह रहे हैं। इंटरनेशनल जब टेंडर हुए थे, किसी भी राज्य को परमिशन नहीं दी। आप उसमें उत्तराखंड को मत लीजिए। सर, मैं आपको प्रॉपर कवरेज भेज दूंगा, सुरेश जी। मैं जो बात कहता हूँ वो पूरे प्रमाणित के साथ कहता हूँ। उत्तराखंड की आप लोगों ने 3 बार टेंडर एक्सटेंड किए थे। सुन लीजिए, आपके पास ज्ञान अच्छा है, मैं आपके ज्ञान की कद्र करता हूँ सुरेश जी, आपके ज्ञान की कद्र करता हूं मैं, लेकिन मैं जो फैक्ट आपको बता रहा हूँ, 3 बार आपकी सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उस टेंडर की डेट को आगे बढ़ाया, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। किसी भी कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैं आता हूं, आपसे जवाब लूंगा। सुरेश जी आऊंगा, सुरेश जी मुझसे पहले नहीं, इसका जवाब ले लीजिए। ठीक है, 10 सेकंड बताइए। किसी भी सरकार को बाहर की किसी कंपनी ने वैक्सीन नहीं दी। वो कोई उत्तराखंड अकेला नहीं था, दिल्ली सरकार ने भी मांगा, महाराष्ट्र सरकार ने भी मांगा, राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी वैक्सीन बाहर से खरीदने का मांगा। लेकिन उनका कहना यह था कि हम भारत सरकार से डीलिंग करेंगे, स्टेट से डीलिंग नहीं करेंगे। ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मेरा कहने का मतलब ठीक है आते हैं सुजाता पॉल जी। की सरकार कुछ कह रही थी, राज्य की सरकारें कुछ कह रही थी। बिल्कुल ठीक है सुजाता पॉल जी, डबल इंजन में भी नहीं था। ठीक है सुजाता पॉल जी, इन स्थितियों के लिए आप भी बराबर रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि 2000 के बाद, सन 2000 के बाद जब से ये गठन हुआ इस राज्य का, आधे टाइम आप भी सत्ता में रहे हैं। देखिए, जहां तक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात है, निश्चित तौर पे बहुत सारा काम करने की जरूरत है। बताइए, ये बता दे कि इन्होंने कितने मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, कितने बड़े अस्पताल बनाए, बताए ना। बेच तो रहे हैं, ये तो भारत को बेचो सरकार है, बेचे जाओ सरकार, ये है ये पार्टी। अब आप मुझे बताइए, आपने एक बात कही थी, उसका भी जवाब देना चाहती हूँ। जब किसी, हमारे संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को अपने तरीके से प्रैक्टिस करने का अधिकार है। अगर उसके साथ गलत होता है तो सरकार का काम होता है कि ये देखे कि ऐसा ना हो। और कांग्रेस पार्टी इस संविधान को बनाने में जो हमने योगदान किया है, वो इस भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? इनके तो हिंदू महासभा, वीर सावरकर इनके सपोजिटली वीर इनके लिए, मगर अगर आप देखें कि क्या क्या काम इन्होंने किया, अगर उसमें जाना शुरू कर दूं तो कहां तक चला जाएगा। लेकिन अगर बात करें भ्रष्टता की, तो ये बताएं कि एनएच घोटाले में इनके अधिकारी कैसे छूट गए।
अगर किसी ने गलत किया तो आपने उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला? अगर कांग्रेस पार्टी के कोई भी व्यक्ति का नाम था, इसका मतलब आप फेल सरकार है, आपके पास प्रूफ नहीं है या आप फेल सरकार है। तो आप मान लीजिए को क्या चीज सही है। TSR त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय उच्च न्यायालय कहता है कि CBI की जांच होनी चाहिए। इतना भ्रष्ट मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं होगा। मगर इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को 4 साल की जेल हुई थी, घूस कांड में हुई थी या नहीं हुई थी। अब आप बात करते हैं हिंदू संस्कृति के बारे में बात करने के लिए आपकी बपौती नहीं है, आपने पेटेंट नहीं करा रखा। ये संघ है हमारा देश और संघों का एक समूह है और ये हमारा अधिकार है कि हमारे राज्य की जो समस्याएं हैं हम उनको उठाएंगे और आप हमें नहीं बताएंगे। जो आप कह रहे हैं ना कि पेटेंट नहीं कराया, सुजाता पॉल जी, जो आप कह रहे हैं ना पेटेंट नहीं कराया, ये सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को क्यों नहीं बताया था जब उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया था? राम सेतु को तोड़ने की जब बात आई थी तो बताया था राम राम काल्पनिक है, ये उनको क्यों नहीं बताया? सुना नहीं? मैंने आपको क्या कहा पंकज पांडे जी? मैंने आपको कहा ये संघों का समूह है। हमारे राज्य में क्या हो रहा है वो हमारे देखने का होता है। हम केवल वो नहीं करते जो हमें कहा जाएगा या जो आप बताएंगे आप भाजपा करेगी। हम वो करेंगे जो जनता के लिए सही होगा। हम वो करेंगे जब जनता के साथ अगर कहीं गलत होगा, किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, हम उनके साथ खड़े होंगे। ये बात को मैं कह रही हूँ, मैं किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं कह रही। अगर हमारे राज्य की बात करें तो हम देवभूमि है और भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल राज नहीं किया। 70 सालों में जो बना है केवल उसको बेच रहे हैं। ये बता दे मुझे, ये बात कर रहे हैं रोजगार की। आपको पता है कि अधीनस्थ सेवा आयोग के संतोष बडूनी ने बेरोजगार संघ के बॉबी पवार को एक नोटिस दिया है ताकि उनकी आवाज बंद करी जा सके। एक ऐसी कंपनी NSEIT जो इम्तिहान करा रही है उत्तराखंड में और 12 तारीख को एक इम्तिहान है, उसको कैंसिल करने की बात करी जा रही है या आयोग अपने इन मुद्दों पर जवाब लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। बने रहिए NB न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपका खबरनामा में। हम बात कर रहे हैं आज उत्तराखंड की राजनीति की, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी यात्राएं निकाल रही हैं। बीजेपी ने आशीर्वाद यात्रा के नाम से जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस पार्टी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से परिवर्तन की गुहार लगा रही है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए दोनों ही खास मेहमान दोनों पार्टियों से, सुरेश जोशी बीजेपी से और सुजाता पॉल कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। सुरेश जोशी जी, आपका टर्न है। जो इन्होंने सवाल उठाए उनका आप जवाब दीजिएगा। साथ ही मैं एक बात बता रहा था कि सख्त भू कानून को लेकर भी वहां पर एक आवाज उठाई जा रही है। इस मुद्दे पर क्या कहती है आपकी पार्टी, क्या स्टैंड है? देखिए पवन जी, पहली बात तो ये है कि हमारी बहन कह रही है कि वीर सावरकर की बात करते हैं, हिंदू महासभा की बात करते हैं, RSS बजरंग दल की बात करते हैं। हम निश्चित तौर पर करते हैं, हम करते रहेंगे और हम इस देश के बहुसंख्यक जो हिंदू समाज है उसके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। उनकी भावनाओं को अगर कोई भी पार्टी ठेस पहुंचाएगी तो हम कभी उसके साथ नहीं जाएंगे, ना हम उसकी कभी बात को सुनेंगे। लेकिन हम कभी जो है कि चर्च से नफरत नहीं करते, हम कभी मस्जिद से नफरत नहीं करते, हम गुरुद्वारे से नफरत नहीं करते। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, जो लोग आज कह रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, देखिए मैं पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी की सबसे वरिष्ठ नेता बेल पर हो, जिस पार्टी के सबसे वरिष्ठ मंत्री बेल पर हो, यानी बेटा बेल पे है, माँ बेल पे है, इनके गृह मंत्री बेल पे हैं, भाई अब ये कह रहे कि हमको सजा क्यों नहीं दी? देखिए ये कानून अपना काम करता है। सजा जो है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, कानून देगा। भाई लालू प्रसाद यादव जी को कितना टाइम लग गया? 1995 की केस में जो है कि 2020 में सजा हो रही है। तो ये क्या कांग्रेसी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिनकी जांच चल रही है, ये बचने वाले हैं क्या? ये सब जेल जाएंगे? ये ऐसा है कि जो आज ये सोच रहे हैं, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है, ये कानून काम करता रहेगा और इसलिए जो है कि ये किसी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस के लोग उत्तराखंड के अंदर या देश के अंदर
बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करने की कोशिश करेंगे तो हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने कहा आपका पेटेंट नहीं है, हमारा पेटेंट नहीं है। हम पेटेंट की बात तो करते ही नहीं है, पेटेंट की बात तो कांग्रेस पार्टी करती है। भाई कभी उनका इटली का पेटेंट होता है, कभी उनका दिल्ली का पेटेंट होता है, कभी चर्च का पेमेंट होता है, कभी धर्मांतरण का पेमेंट होता है, कभी जातियों का पेमेंट होता है। ये सारे इनके हैं, हमारे नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि भाई इस प्रदेश के अंदर अगर हमको राजनीति करनी है तो जो इस प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी है, निश्चित तौर पर उसके साथ कोई अपराध होगा, उसकी भावनाओं को कहीं ठेस पहुंचेगी, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर खड़ी रहेगी। आपने अभी जो है राम सेतु का जिक्र किया। जो लोग राम सेतु के बारे में एफिडेविट लेके जाते हैं वो राम की बात कर सकते हैं क्या? आप बताइए। जब बाबरी मस्जिद का जो है कि वहां पर तो विध्वंस होता है तो 4-4 सरकारें हमारी गिरा देते हैं, जो बहुसंख्यक लोगों की सरकारें उनको गिरा देते हैं, क्या वो इनके साथ लोग रहेंगे क्या? तो इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं पवन जी आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि अगर मुझे हिंदू होने में मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और मैं शान से कहूंगा मैं हिंदू हूं, और मैं शान से ये भी कहूंगा कि इस देश के बहुसंख्यक जो समाज है उसकी भावनाओं को ठेस भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जहां तक देखो संविधान का प्रश्न है, आपने देखा होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर सरकारें आई हैं, किस तरह से देश के अंदर शांति है, किस तरह देश के अंदर भाईचारे का माहौल है, किस तरह से देश की इंडस्ट्री फल फूल रही है, किस तरह से लोग जो है कि शांति के वातावरण में रह रहे हैं। जब इनकी सरकारें थी तो एक नहीं 10 दंगे हो रहे थे, आखिर कौन कर रहा था? मैं क्या सरकारें संभाल नहीं पा रहे थे? आज उत्तर प्रदेश में 5 साल से सरकार चल रही है योगी जी की, कितनी शांति प्रिय सरकार चल रही है। आज जितने वहां के बदमाश थे जो वहां न्यूसेंस फैलाते थे, सब जेल के अंदर है, तो इसलिए शांति है। तो सर इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था तो फिर 3-3 मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत पड़ गई उत्तराखंड में? देखिए मुख्यमंत्री बदलना, सुनिए मुख्यमंत्री बदलना और अपनी पार्टी के लीडरशिप के अंदर किसी विषय को जो है कि संचालित करना, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन मुख्यमंत्री बदलने से अगर कांग्रेस का मुद्दा पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में मुख्यमंत्री बदलना है चुनाव में, तो ये मुबारक है, इनको मुबारक है। मैं कह रहा हूं इनको इश्यू बनाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले, इसलिए हमको वोट दो। ठीक है, सख्त भू कानून को लेकर 10 सेकंड में सुरेश जोशी जी और थोड़ा बताएं। सख्त भू कानून को लेकर जो मांग चल रही है, क्या आप वही सारी चीजें जो पहले थी उसको रिस्टोर करेंगे? देखिए पवन जी, भू कानून का जहां तक प्रश्न है, देखिए हमारे जो पर्वतीय 9 जिले हैं, 9 जिलों में भू कानून की व्यवस्था को ठीक करने के लिए वहां के किसानों ने, वहां के नागरिकों ने मांग की है। और वहां पर क्या है कि हमारी बहुत छोटी जोत है, किसी के पास 2 नाली, किसी के पास 4 नाली, किसी के पास 10 नाली जमीन है। तो वो जो छोटी छोटी जमीनें हैं, उन जमीनों को कि अगर बाहर से आकर के लोग ले रहे हैं तो उसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भाई एक दिन ऐसा होगा कि जो पहाड़ की मूल संस्कृति है, मूल विरासत है, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए वो वहां इन 9 जिलों में निश्चित तौर पर कोई ऐसा हमको कानून लाना पड़ेगा जिसपे हम लोग विचार भी कर रहे हैं कि भाई वहां पर कुछ जो खरीद तो हो, उसके लिए कोई बताया गया है कि आप जो है ये 9 जिलों की प्रॉब्लम है। इन 9 जिलों के बारे में बहुत गंभीरता से हम लोग सोच रहे हैं। मुझे बताया जा रहा है कि आप कहीं जाने को हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप जा सकते हैं, और अगर आप पूरे डिबेट में शामिल रहना चाहें तो वो भी आपका स्वागत है। बहरहाल मैं सुजाता पॉल जी आपके पास आता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन सुजाता पॉल जी का भी धन्यवाद, आपके साथ अच्छी बहस रही। नमस्कार। बहुत शुक्रिया जोशी जी, बहुत शुक्रिया आपका। सुजाता पॉल जी, जो लगातार बात चल रही है अब इस बात को लेकर कि सख्त भू कानून को लेकर, आपका ये जो है ये कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, लेकिन अभी इनकी तरफ से कोई एक फर्म कोई बात नहीं कही जा रही, अभी विचार करने की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी अगर मान लीजिए सत्ता में आ जाती है, क्योंकि 5-5 साल का मिथक रहा है वहां पर, तो इस सख्त भू कानून को लेकर आप क्या करेंगे? क्योंकि बहुत लंबे समय से इस कानून की मांग चल रही है और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कवर किया है वहां पर इस मुद्दे को लेकर। जी देखिए, भू कानून को लेकर मैं स्थिति को साफ कर दूं कि आपको याद होगा कि 500 वर्ग मीटर वाला कानून जो है वो नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार लेके आई थी। तो इसका मतलब है हम इस बात को समझते थे। उसके बाद वीसी खंडूरी जी
ने उसको 250 वर्ग मीटर कर दिया था। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो हमने कोई छेड़खानी उसके साथ नहीं करी। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हम उसका समर्थन कर रहे थे और कानून और सख्त हुआ। और हम उस चीज को समझते हैं कि ये संवेदनशील मुद्दा है, हमारा राज्य छोटा है, लोग आके यहाँ पे जमीनों को हड़पना चाहते हैं, खरीद कर बड़े बड़े लोग आके खरीद लेना चाहते हैं। और हमारे जो लोग हैं शायद उनके पास उतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो और जमीनों को खरीद सके, जो है उसको ही कम से कम संभाल ले। लेकिन अगर आप आज की सरकार को देखेंगे तो हमारे जो विधायक है वो अभी मॉनसून सेशन में प्राइवेट मेंबर्स बिल लाए थे, मगर उस पर तो इन्होंने कोई बहस ही नहीं करी। चलिए मान लेते कि प्राइवेट मेंबर बिल लाए हैं, आप उस पर नहीं करना चाहते, तो क्या सरकार को खुद सामने आके इसमें बिल नहीं लाना चाहिए था? क्योंकि आप मुझे बताइए कौन सा सत्र होगा? अभी बातें तो बहुत कर दी जोशी जी ने, लेकिन आप मुझे बताइए अब ये कौन सा सत्र होगा जिसमें ऐसा कोई बिल लाएंगे, हाँ हम कानून बदलेंगे, करेंगे? ये तो सारी बेकार की बातें हैं। पर भारतीय जनता पार्टी इज वेल नोन इन क्रिएटिंग एन एजेंडा एंड प्रोपेगेंडा। नैरेटिव सेट करने में बहुत एक्सपर्ट है, काम करना इन्हें बिल्कुल नहीं आता, वरना प्रचंड बहुमत की सरकार 3 मुख्यमंत्री नहीं दे चुकी होती। और मैं कुछ बातों को कहना और चाहती हूँ। आपके पास वापस लौटता हूं तुरंत। इसी बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रीतपाल सलूजा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रीतपाल सलूजा जी, बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। और आप भी जो है वहां पर बता रहे हैं कि हाँ परिवर्तन तो होगा, लेकिन वो कांग्रेस नहीं, वो आम आदमी पार्टी आएगी। आपने दिल्ली में, आपकी दिल्ली की पार्टी मानी जाती है, और दिल्ली में आपने 15 साल पुराना किला कांग्रेस का ढहा दिया। क्या उसी बात को लेकर आप यहाँ पर आ रहे हैं? हम लोग किसी के किले को हिलाने के लिए नहीं आ रहे। हम लोग आ रहे हैं जो आम जनता का, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसके हक उसके पास पहुंचे। हर उस व्यक्ति को अधिकार है, जो संविधान में अधिकार मिलता है, उस सारे अधिकारों को जनता तक पहुंचाने का काम करने के लिए आम आदमी पार्टी आ रही है। आम आदमी पार्टी किसी के दुश्मन नहीं है, किसी पार्टी वर्ग की दुश्मन नहीं है। हम लोग किसी पार्टी की बुराई नहीं करते हैं। उस पार्टी में जो नेता हैं, जो अगुवा हैं, उनकी जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आवाज उठाती है। आम आदमी पार्टी आएगी एक उज्जवल भविष्य को लेते हुए। जो हमारा दिल्ली में कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम के तहत हम वहां पे उतरेंगे। लोगों का प्यार बहुत बढ़ चढ़कर मिल रहा है। हम लोग आए दिन इस कार्यक्रम में, अभी अरविंद जी की फिर हालिया वहां पे एक मीटिंग होने वाली है जल्द ही, वो और घोषणाएं करेंगे वहां के लिए। अभी कुल जो घोषणाएं की हैं लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है वहां पे। तो हम लोग किसी का किला ढहाने नहीं आ रहे, हम लोग जनता की आवाज बनकर, आपने 300 जनता फ्री बिजली की बात कही है प्रीतपाल सलूजा जी, और किसानों को पूरी तरीके से फ्री बिजली। क्या लगता है उत्तराखंड जैसे प्रदेश में आपके लिए ये बड़ा चैलेंज नहीं होगा? कुछ ज्यादा बात नहीं करनी जल्दी में। 2013 जब हम लोग दिल्ली में आए थे तो शीला दीक्षित की सरकार थी कांग्रेस की, तो कई सालों से वहाँ काबिज थी। वो ये कहती थी उनके समय में 7 रुपए 92 पैसे दिल्ली का बिजली का बिल हुआ करता। तब अरविंद केजरीवाल जी ने मुहिम चलाई, लोगों के बिल के कनेक्शन कटते थे, जोड़ के आते थे। तब दिल्ली सरकार के लोगों ने पूछा शीला दीक्षित जी से कि अरविंद ये बार बार इसको कह रहे हैं कि आप कम कर सकते हैं। तो शीला दीक्षित ने कहा था, कौन अरविंद केजरीवाल? मैं तो किसी अरविंद केजरीवाल को नहीं जानती। और दिल्ली में बिजली का भाव कम नहीं होगा, बढ़ेगा। हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है इसको हम कम कर पाए। ये बात वो वहां पे भी करते थे। दिल्ली में हम लोग आए, हम लोगों ने नारा दिया था, बिजली हाफ पानी माफ। आज हम लोगों ने बिजली भी वहां माफ कर दी, पानी भी माफ कर दिया, महिलाओं का आवागमन भी माफ कर दिया, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी थी। हम अच्छी नीयत के साथ आए थे, हम सोशल वर्कर बन के आए थे, लोगों के सेवादार बन के आए थे। तो लोगों ने हम लोगों को, हम पे विश्वास तीसरी बार किया। हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर उनको कहीं उनके विश्वास में कमी नहीं आने दी। वही काम हम यहाँ पे भी आके करेंगे। ठीक है सुजाता पॉल जी, दिल्ली वाले आ रहे हैं और शीला दीक्षित 15 साल पुरानी वहां पर किला इन्होंने ढहा दिया, आपका कुछ चिंता लग रही है इनके आने की? नहीं, देखिए लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो ये चुनाव लड़ लें और मतलब इनके बारे में बात करने का मुझे नहीं लगता कि इतनी आवश्यकता है, क्योंकि जो दिल्ली में हो रहा है वो उत्तराखंड में होगा, ऐसे नहीं हो सकता। उत्तराखंड जो है अभी उन्होंने बताया यही, की रिपोर्ट, जैसे आप जो ये आपने जो शब्द कहे, सुधापाल जी माफी के साथ रोक रहा हूँ, आप बड़ा जल्दी क्रोधित हो जाती हैं। अभी इन्होंने कहा कि जिस तरीके से शीला दीक्षित जी ने कहा था कि कौन केजरीवाल, मैं नहीं जानती, कुछ वैसे ही आप कह रहे हैं कि इनके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, मैंने ये कहा कि
लोकतंत्र है, इनको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन अब मैं उनके ऊपर आक्षेप लगाऊं ये मेरे को जरूरत नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, नहीं आक्षेप वाली बात नहीं है, क्योंकि पंजाब में भी आपकी बादशाहत जो थी उसको चुनौती देते हुए आम आदमी पार्टी ही आज दिखाई दे रही है। और उत्तराखंड में मैं आ रहा हूँ मैडम, वहीं पर आ रहा हूँ। उत्तराखंड, क्योंकि राजनीतिक चीजें है ना बहुत जल्दी जल्दी से कैच करती हैं। अगर बार बार 5 साल उत्तराखंड की जनता जो है ट्राई कर रही है और दोनों से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो फिर तीसरे विकल्प की तरफ नजर घुमा सकती है। एकाधिकार तो किसी पार्टी का नहीं है ना। विकल्प जो है जी, देखिए तीसरे विकल्प की बात कई बार हुई है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो आज हाशिए पे पहुंच गया है। मुझे उसका भी दुख है, क्योंकि आप एक चीज को समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, इसीलिए आज इतनी पार्टियां अगर हैं तो वो ऐसे ही नहीं आ गई है। ये तो आप भी मानेंगे कि जिस वक्त देश आजाद हुआ था, अगर उस वक्त नेहरू जी भी चाहते तो वो जो चाहते थे वो कर सकते थे या नहीं, मगर उन्होंने तो नहीं किया। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि भाई देश को हम भाजपा मुक्त करेंगे, या हमने कभी भी नहीं कहा कि इससे मुक्त करेंगे। इससे कह रही हूँ कि सबको अधिकार है भाई चुनाव लड़ने का, तो वो चुनाव लड़े। मगर अब मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बात करने के पहले आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दिल्ली और उत्तराखंड में बहुत फर्क है। और क्या फर्क है कि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, इकोनॉमिक की थी, और जो केंद्र की जिम्मेदारी तो सभी को अच्छी लगती हैं। जब एक आम मध्यम वर्ग की जनता को फ्री की कुछ चीजें मिलेंगी तो आखिर उसको वोट देने में क्यों दिक्कत होगी? नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उत्तराखंड की जनता, आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग सेना में जाते हैं, है ना, और आप ये जानते हैं कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे लोग नाराज भी हैं। और बेरोजगारी अगर एक मुद्दा है तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें और जो हमारा ये प्लेन का क्षेत्र है उनमें भी बहुत अंतर है। और जब आप दिल्ली के मॉडल को कहते हैं, जैसे शिक्षा में कहते हैं, मैं खुद एक अध्यापिका हूँ इसलिए आपको ये बात कह रही हूँ कि अगर आप शिक्षा का वो वाला मॉडल हमारे यहाँ लाना चाहते हैं तो वो उतना एप्लीकेबल नहीं हो सकता हमारे पहाड़ी एरिया में। हमारे पहाड़ी एरिया के लिए विजन चाहिए और दूसरे तरीके का मॉडल चाहिए। बहुत कोशिशें करी गई है, लेकिन अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लीजिए या बाकी की टेक्नोलॉजी, ठीक है प्रीतपाल जी, जहां पर उत्तराखंड में दिल्ली से चीजें जो है वो बिल्कुल अलग हैं, यहाँ की परिस्थितियां अलग हैं, और आपने भले कर्नल अजय कोठियाल को यहाँ का सीएम फेस बना दिया हो, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जो दिल्ली में आपने कर दिखाया वो उत्तराखंड में नहीं कर पाओगे आप। शब्द आपसे इस्तेमाल किया था कि सही इसी तरह का ही भाषा बोली जाती थी 2013 में भी। हम लोग अगर आ रहे हैं, हमारी सरकार विजन की सरकार है। आज पूरे प्रदेश जो दिल्ली हिंदुस्तान के प्रदेश हैं वो त्रस्त हैं, मगर दिल्ली में हम लोगों ने कोरोना पे अच्छा काम किया, 0.03 तक हम लोगों ने संक्रमण दर पहुंचा दी। तो हमारे पास विजन की कमी नहीं है। हमारे नेता जो हैं वो पढ़े लिखे नेता हैं। जहां तक बहन हमारी कह रही कि कांग्रेस के पास दमखम है कि वो इस चीज को बदल सकती है, अगर ऐसा था तो इनके पास मौके की कोई कमी नहीं थी। जनता ने वहां पे खुल के इनको मौका दिया, खुल के इनकी सरकार बनाई। इनके नेता ही नहीं टिक पा रहे, इनके विधायक नहीं टिक पा रहे। कई प्रदेशों में आपने देखा इन्होंने सत्ता परिवर्तन दे दिया भाजपा के गोद में। एक नहीं कई, एक गोवा ले लीजिए, कई ऐसे प्रदेश है जहाँ पे ठीक है घड़ी दे रही है। माफी के साथ आप दोनों को रोकना पड़ रहा है। प्रीतपाल और सुजाता पॉल जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर आशीर्वाद मिलेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। एनबी न्यूज की रहेगी इस पर नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।